में हम जैसे कि वन दरोगा के जो पेपर आने वाला है उसमें दिया गया है सिलेबस के हिसाब से कि भारत की जो वन नीति आई हैं अर्थात राष्ट्रीय नीति आई है ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक हम भारत में मतलब कि आज़ादी से पहले से और अब तक जितनी भी भारत की जो वन नीति आई हैं, ठीक है, ठीक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो वन नीति आई हैं उनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहली जो वन नीति आई थी वो 1894 में आई थी। ठीक है ना। और इसमें जो आपको याद रखना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जैसे उस समय ये था कि अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था ना, तो उनका ये था कि वनों से वो अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहते थे। ठीक, तो इसके लिए उन्होंने इस नीति को लाए थे। ठीक, फिर इसके बाद जैसे कि अब हम बात करते हैं जैसे जो आज़ाद भारत में पहली वन नीति कब आई थी, तो क्वेश्चन जिसे पूछ सकते हैं कि जो भारत की पहली वन नीति कब आई थी आज़ादी के बाद, तो ये 1952 में। आज़ादी के पहले 1894 में आई थी और 1952 में आई थी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसमें ये था कि मतलब कि जो इनमें वनों को 4 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है ना, जिसमें राष्ट्रीय वन थे, संरक्षित वन थे, वृक्ष वन थे, ग्राम वन थे। देखो इसमें कौन कौन से वृक्षों को शामिल किया गया था, ये कौन कौन से वृक्ष हैं, ये एक अलग टॉपिक दिया गया ना, तो इसके बारे में अलग से एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, वृक्ष वन, इन सभी के बारे में अलग से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक हम ओवरव्यू देखेंगे जो कौन कौन से मतलब कि राष्ट्रीय जो वन नीति आई हैं और उनका उद्देश्य क्या रहा था। ठीक है ना। तो जैसे कि इस वन नीति में जो प्रमुख रूप से बताया गया था कि जैसे जो देश में मतलब टोटल एरिया है उसमें लगभग 33% भाग पर जो है वन होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, ये तो टोटल जो है पूरा मतलब जैसे इंडिया है ये, तो इसके पूरे भाग पर होना चाहिए था, लेकिन इसमें जैसे अलग अलग भाग हो गए, जैसे कि पर्वतीय भाग हो गए ना, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई पर्वतीय इलाका है तो वहाँ पर लगभग 60% एरिया पर जो है वन होने चाहिए। मान लीजिए कोई पठारी एरिया हो गया ना, जैसे कि आप ये दक्कन का पठार और ये बीच वाला एरिया मान सकते हैं ना, ठीक, ये वाला एरिया, तो वहाँ पर लगभग मान सकते हैं कि 40% लगभग जो है वन होने चाहिए। फिर जैसे मैदानी भाग हो गया है तो वहाँ पर 20% वन होने चाहिए, तो कुल मिलाकर जो है 33% मतलब वन होने चाहिए। तो ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है ना। तो ये और उसकी कुछ खास बात ये थी, जैसे ये लक्ष्य रखा गया था तो इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। तो जैसे इसमें देखते हैं जो कृषि फसल के जो क्षेत्र होता है, जैसे ये मतलब 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ जाता है, कितना, 1429 लाख हेक्टेयर हो जाता है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं होता है कि इसमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि जैसे कि अब क्या हो रहा होता है धीरे धीरे, जैसे जैसे कि मतलब जनसंख्या बढ़ रही होती है, नगरीकरण हो रही होती है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मतलब कि जो वन क्षेत्र होता है उसमें कमी आ रही थी ना, तो उसी को मतलब रोकने के लिए मतलब एक और नीति लाई जाती है 1988 में। देखो इस नीति में क्या कहा गया था, जैसे कि जो अभी तक जैसे हमने देखा था कि जो 1952 वाली मतलब राष्ट्रीय वन नीति आई थी ना, उसमें 33% का जो लक्ष्य रखा गया था उसको हासिल तो नहीं किया गया था ना, तो इसको किया गया था, इसको फिर से बढ़ा दिया गया था कि मतलब इसमें मतलब फिर से उस लक्ष्य को जो है बढ़ा दिया गया था कि मतलब उसको पाना है ना। तो इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था कि मतलब जिससे कि जो काफ़ी ज़्यादा वनों का मतलब जो है विनाश हो रहा था और मतलब कि वनों की सुरक्षा, उसको संरक्षण के लिए बढ़ावा देने के लिए इसके इसमें बात की गई थी ना। और जो ये पुराना लक्ष्य था ही कि देश के जो 33% भाग थे इसको वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया, मतलब अभी तक जब तक इसको अचीव नहीं किया जाएगा तब तक इसको रखा जाएगा। फिर इसमें ये था कि जैसे कि जो वनों को उनकी वनस्पतियों व जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब मतलब उस 1972 में जैसे कि क्या होना, पर्यावरण पर जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है ना, तो वहाँ पर जो है परिस्थिति की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं उस सब का भी असर भारत में जो है इन सभी जो है वन नीति पर दिखाई पड़ता है ना। और इसमें ये भी था कि जो है व्यापक पैमाने पर वनारोपण का अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि लोग उसमें और ज़्यादा जागरूक हों और वनों के प्रति मतलब कि सजग रहें। और मतलब कि इससे ये भी था कि मतलब कि वनों को और जो मतलब लोग होते थे ठीक क्या करते थे, उनके बीच संघर्ष होता था, मतलब वन में जो रहने वाले जीव जंतु होते थे और जो मतलब कि बाहर रहने वाले लोग थे, उनके संघर्ष, तो उनको कम कैसे किया जा सके ना, तो क्या करते थे वो लोग जंगल को आग लगा देते थे। तो इन सबको रोकने के लिए इस नीति को लाया गया। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए इसमें हम कुछ पॉइंट ये देखते हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम तथा मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं अगर मतलब कि वन से सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा वन होगा तो अभी हमको ऑक्सीजन मिलेगा, वो बारिश में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, मरुस्थलीकरण को जो है
रोकते हैं। तो मतलब इन सभी अगर आपदाओं को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वनों को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब का इसमें प्रावधान किया गया है ना। और मतलब कि इसमें ये था कि राष्ट्रीय आवश्यकताएं पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है ना। वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए लकड़ी का बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि राष्ट्रीय विकास में जैसे योगदान होता है। जैसे मान लीजिए अपने आसपास भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब कि जीवन के हर एक हिस्से में लकड़ी का बहुत ज़्यादा उपयोग इसमें होता है ना। तो ऐसी लकड़ी को मतलब ऐसे वनों को बढ़ावा दिया जाए जिनका राष्ट्रीय महत्व होता है, ठीक, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। फिर मतलब इसमें होता है कि रोज़गार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं ना, ठीक। तो ये थे मतलब इसमें कुछ प्रमुख उद्देश्य दिए गए थे जिनके बारे में हमने आज देखा है। जो सबसे पहले 1894 में वन नीति आई थी जिसका मतलब ये था उद्देश्य कि राजस्व को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके। फिर 1952 में आती जहाँ पर मतलब ये लिखा गया था कि जो भूमि है वहाँ पर 33% जो है मतलब भाग पर वन होना चाहिए। जिससे मतलब अगर वर्तमान की बात करें तो लगभग 24% से कुछ ही ज़्यादा हिस्से पर जो है मतलब वन किया गया है ना। तो इन सब के बारे में जैसे कि जो वन रिपोर्ट आई थी 2019 में, मतलब किस राज्य में कितना वन है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो इन सब के बारे में अलग से डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।